नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और वो है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि हमारे प्रत्येक टॉपिक इतने क्लियर हो जाए कि पहले ही प्रयास में हम जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएं। मित्रों, ये आप जानते हो कि महिलाओं के लिए तो 35 वर्ष तक जेआरएफ अलाउड कर दिया है। जेआरएफ निकालने की एक एज शर्त होती है, एक एज लिमिट होती है उसमें, लेकिन नेट जेआरएफ की तो कोई एज लिमिट नेट में तो होती नहीं है। अवार्ड आप लेना चाहो जेआरएफ वाला तो उसकी एज लिमिट होती है। बहुत अच्छी इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 40,000 रुपये मंथली, और वो भी 5 साल के लिए। आपको केवल अब तो एमफिल समाप्त कर दिए तो पीएचडी में बस एनरोल लेना होता है, बाकी जेआरएफ आपकी चलती रहती है। मित्रों, ये जो जेआरएफ है अपने विषय का सबसे टॉप क्वालिटी का, कहते सबसे हाईएस्ट दार्शनिक पेपर होता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे केवीएस हो या एनवीएस हो या डीएसएसबी हो या अपने स्टेट गवर्नमेंट यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस की हो, या हम कहें कि कॉलेज लेक्चरर की उच्च स्तरीय परीक्षा का सिलेबस भी यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस से आधा से भी आधा होता है। आप आईएएस के मेंस में भी हिंदी का सिलेबस देखेंगे, 2 पन्नों से ज़्यादा नहीं है। बहुत बड़ा विस्तृत सिलेबस आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का है, वह भी 3 पृष्ठों में समाहित है। लेकिन यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो लगभग 8 पृष्ठों में जाता है। मित्रों, यदि हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस पर पूरी पकड़ बना ली तो फिर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है हिंदी की, स्कूल लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, जहां हमको फिर अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता हो। ये अपने आप में एक समुद्र की गहराई लिए हुए विषय है। तमाम रचनाएं, लगभग 200 रचनाएं से ज़्यादा कविता, गद्य, पद्य के पाठ इसमें शामिल हैं। और हिंदी का पूरा निचोड़ आप जिसे कहना चाहे वह इस बदले हुए पाठ्यक्रम में है। कुछ ही साल पहले इसका पाठ्यक्रम बदला है। लंबे समय से पहले परंपरागत रूप से जो चला आ रहा था उसमें इन्होंने कुछ चेंजिंग की है। इसमें मित्रों हम 10 यूनिट का अध्ययन करते हैं और आज की क्लास में हम इन्हीं जो विषय वस्तु है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की, उसकी हम बातचीत करते हैं, जिसका कोड नंबर 20 है। मित्रों, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमको इस परीक्षा में तुरंत सफलता मिल जाए। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि नेट जेआरएफ की परीक्षा का सिलेबस 1 या 2 महीने का नहीं है। कायदे के साथ यदि आप 5 से 6 घंटा रोज अध्ययन करते हैं हिंदी में डूब करके, तो ये कम से कम 4 मंथ का सिलेबस है। मैंने संपूर्ण क्लास इसकी बनाई है जो कि रेनेसा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और मैंने ये देखा कि इसमें 625 घंटे इस सिलेबस को डिस्कस करने में, विस्तार से मुझको पढ़ाने में लगे हैं। तो मित्रों, ये लगभग 650 घंटे का सिलेबस है जो मैं समझता हूं कि 4 से 5 महीने में इस विषय की आपको पूरी पकड़ हो सकती है, और फिर जेआरएफ तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें क्या और कैसे आपको पढ़ना है, इसकी रणनीति की आज हम बातचीत करेंगे मित्रों। तो ये देखिए, इकाई 1 का जो संबंध है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। एक प्रकार से कहे तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कि किस प्रकार वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवट, और आवट से किस प्रकार 11वीं सदी से आधुनिक हिंदी की तमाम बोलियों का विकास हुआ, ये भाषिक दर्शन से जुड़ा हुआ पहलू है। इसमें मैं आपको एक मजेदार बात बतला दूं कि वैसे तो इसमें 10 यूनिट हैं, 10 इकाई हैं, लेकिन नेट जेआरएफ का जो प्रश्न पत्र है वह मुख्य तौर से 4 यूनिट पर ही घूमती रहती है। और ये 4 यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट तो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इसकी सेकंड यूनिट है,
और एक ये हिंदी भाषा से जुड़ी हुई पहलू इकाई, ये जो इकाई नंबर 1 है। इसके अलावा इसकी तीसरी इकाई जिसमें काव्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य है, और चौथा जो वैचारिकी पृष्ठभूमि। इन 4 इकाइयों से यूजीसी नेट जेआरएफ का 80% पेपर कवर होता है। शेष 20% जो निर्धारित रचनाएं हैं, उन रचनाओं में कविता है तो कविता के काव्य सौंदर्य से कोई क्वेश्चन आ गया, गद्य की जो रचनाएं लग रही है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, उसकी पात्र योजना और मूल संवेदना से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। लेकिन बाकी जो विस्तार है 6 यूनिट में, वह केवल 20% ही कवर करता है। 80% इसकी प्रारंभिक 4 इकाइयों में से सवाल बनते हैं। और जेआरएफ निकालने के लिए, चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में से 80 प्रश्न बना दीजिए हिंदी में, और 20, 22, 23 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में विगत प्रश्न पत्रों का हल कर लो, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ये जेआरएफ की आपकी कट ऑफ हो जाएगी। और यदि आपने इधर 70 बना दिए, उधर आपने 20, 22 भी बना दिए, तो भी नेट क्वालिफाई हो गया। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप अपने निर्णय, अपनी संकल्पना क्षमता का पूरा इसमें उपयोग कर सकते हो। तो मित्रों, यहां आप देख रहे हैं, पहला है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें व्याकरण की भूमिका बिल्कुल नगण्य है, बस गलती से 1 या 2 क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित आ जाते हैं, और वो तो आप अपने कॉमन सेंस से ही बना सकते हैं। यहां मुख्य फोकस है हिंदी भाषा पर, लिपि पर, और राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली और भाषा, इनके अंतर संबंधों को विस्तार से आपको समझना होता है। इसके अलावा भले ही हिंदी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग है, लेकिन विश्व के कौन कौन से भाषा परिवार हैं और उन भाषा परिवारों का संबंध भारतवर्ष से किस किस प्रकार जुड़े हुए हैं, विश्व के कितने भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं, और मुख्य तौर से भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, और हिंदी कहाँ स्थान पाती है। दूसरा, इसको पढ़ते समय आप पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास पर भाषा को लागू कीजिए। किस कालखंड में किस भाषा में सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया, किस बोली में सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया। वैसे तो मित्रों, बोली में लोक साहित्य लिखा जाता है और भाषा में साहित्य लिखा जाता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था नेट में कि किस बोली में सर्वाधिक साहित्य लिखा गया, सामान्य प्रचलन के तहत पूछ लिया, तब उसका उत्तर हो गया भोजपुरी। सबसे ज़्यादा किस हिंदी की 18 बोलियों में से किस में सबसे अधिक साहित्य सर्जना भाषा के रूप में ब्रजभाषा, और कौन सी बोली ऐसी है खड़ी बोली हिंदी की जो भाषा के रूप में बन गई, मैथिली। इस प्रकार से जो संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17, उसमें जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, 8वीं अनुसूची में जो जो भाषाएं जोड़ी हुई हैं, उन सब का विस्तार से आपको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, इतिहास क्या है, उसके गुण दोषों की समीक्षा क्या है, उन सब पहलुओं पर आपका बराबर ध्यान होना चाहिए। तो एक तो इसकी जो पहली महत्वपूर्ण यूनिट है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके बाद दूसरी जो इकाई है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है, और इसमें आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल में समकालीन कविता तक का इतिहास तो शामिल है ही। लेकिन भारतेंदु काल से जिन तमाम गतिविधियों का जन्म हुआ, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, पत्रिकाएं, पत्र साहित्य, डायरिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से जो प्रारंभ हुआ रिपोर्टाज, भारतेंदु काल से जो शुरू हो गए थे यात्रा व्रतों की परंपरा, यहाँ से भारी मात्रा में सवाल आते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संकल्पना बेस, कथन कारण वाले और कालक्रम से लगाएं ऐसे सवालों की भी भरमार होती है। तो मित्रों, ये है रीढ़ की हड्डी पूरे सिलेबस की। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ढंग से यदि देखते हैं तो पूरे प्रश्न पत्र का 45% कवर अकेला हिंदी साहित्य का इतिहास करता है। इसलिए इसको हम जब विस्तार से पढ़ते हैं तो लगभग 150 व्याख्यान तो मुझको हिंदी साहित्य का इतिहास को समझाने में ही लग गए। तो इस पहलू का आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे निर्णायक यूनिट होती है। और न केवल नेट जेआरएफ में ही
बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास एक रीढ़ की तरह काम करता है। और मित्रों, एक बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रचनाकार का रट्टा न मार करके संकल्पनाओं, अवधारणाओं, प्रवृत्तियों को तुलनात्मक जानकारी, इन सब के द्वारा आपको साहित्य का इतिहास पढ़ना समझना चाहिए। तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारा नेट तो ऐसे ही पास हो जाता है, हमने 5 बार नेट पास कर लिया, 7 बार नेट पास कर लिया, लेकिन हमारा जेआरएफ में हम चूक जाते हैं। उनकी चूक का एक बड़ा भारी कारण है कि साहित्य के इतिहास को यदि वो बहुत अच्छे से कवर कर लें तो जेआरएफ ही निकलता है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान से भी मुझे नहीं लगता कि नेट के लिए आपको कोई ज़्यादा विशेष प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करना पड़ता है तो जेआरएफ पास करने के लिए करना पड़ता है। नेट तो आप यदि सामान्य रूप से भी सिलेबस को एक बार कवर कर लेते हैं तो नेट तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इकाई 2 है जो विशेष महत्वपूर्ण इकाई है। इसके बाद आप देख रहे हैं इकाई 3, ये साहित्य शास्त्र से संबंधित है और इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तमाम बिंदु और विशेष अवधारणाएं जैसे बिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी, ये सब भी इसमें शामिल है। रूसी रूपवाद ये क्या है, नई समीक्षा क्या है, ये सब इसमें जुड़े हुए पहलू हैं। और संस्कृत समीक्षा शास्त्र के 6 सिद्धांत, रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति और औचित्य, इनकी न केवल इतिहास क्रम की जानकारी बल्कि इनके अंदर जो इनके सिद्धांतों की संकल्पनाएं हैं, जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, जो इन्होंने अपने सिद्धांतों का स्वरूप निर्धारित किया है, वहां से सवाल आते हैं। प्रमुख विचारकों की श्रेणी, वो किस विचारधारा के हैं, अलंकार के, रस के या रीति के, कौन किसका विरोध किस प्रकार से कहकर कर रहा है, अलंकार के बारे में रसवादी आचार्य क्या सोचते हैं, अलंकारवादी आचार्य क्या सोचते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि अलंकार का काव्य में उपयोगिता है या नहीं है। इन तमाम पहलुओं को समेट करके आप आगे बढ़ेंगे। प्रमुख जो विचारक हैं उनकी रचना धर्मिता से भी और कालक्रम से भी सवाल बनता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है, इकाई 3, साहित्य शास्त्र भारतीय और पाश्चात्य। यहां से लगभग 5 से 8 क्वेश्चन के बीच में इस इकाई से सवाल आते हैं। और इसके पश्चात जो आप देख रहे हैं इकाई 4, असल में तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की आप एक इसको यूनिट मान लीजिए, क्योंकि भारतीय नवजागरण, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, इन सब को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इसको अलग से भी पढ़ने की आवश्यकता है। 4 से 5 क्वेश्चन इस इकाई से आते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक इकाई से 10 ही सवाल आएंगे। चूंकि 10 इकाई है तो 10 गुणा 10 बराबर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नेट नहीं है। नेट में ये नियम अभी शुरू नहीं हुआ है इस प्रकार से। इकाई 10 जरूर है, लेकिन प्रत्येक इकाई से 10 क्वेश्चन का रूल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि लगभग 40-45 क्वेश्चन तो केवल हिंदी साहित्य के इतिहास वाली इकाई से ही आता है। इसलिए यहां से आप देखोगे तो 5 से 6-7 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं। इसमें भारतीय नवजागरण को ठीक से समझो, भारतीय नवजागरण को समझ गए तो हिंदी नवजागरण को पहचानो। हिंदी नवजागरण बांग्ला के प्रभाव से आया, लेकिन बांग्ला का नवजागरण, मराठी नवजागरण, इन संकल्पनाओं से हिंदी नवजागरण किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भारतेंदु ने हिंदी कविता को मध्यकाल के घेरे से निकालकर आधुनिक बना दिया, कैसे दरबारों से और मठों से निकाल करके हिंदी कविता को किसानों की झोंपड़ों की तरफ मोड़ दिया। हिंदी में नवजागरण के अग्रदूत कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन भारत के संदर्भ पूछे कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन है, तो फिर उत्तर हो जाएगा उसका राजा राम मोहन राय। तो प्रत्येक प्रकार के सवाल पूछे, बसंत के अग्रदूत कौन है, तो वो निराला, मैं ही बसंत का अग्रदूत। तो इस प्रकार के पहलुओं को जानिए। खड़ी बोली आंदोलन, कैसे नागरी आंदोलन चला, कैसे खड़ी बोली आंदोलन, जो मुजफ्फरपुर का नाम सुना हो आपने, तो कैसे बिहार के अयोध्या प्रसाद खत्री ने झंडा ऊंचा किया कि खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी जानी चाहिए, और श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब ने इसका समर्थन किया। कौन कौन है जो ब्रजभाषा के घोर पक्षधर रहे हैं, कौन खड़ी बोली के पक्षधर रहे हैं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन से 2 सदस्य भाषा मुंशी के रूप में अंदर नियुक्त थे, कौन से बाहर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो पहले हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर थे, जॉन गिल क्राइस्ट,
जॉन बॉर्थ्यव गिलक्राइस्ट पूरा नाम है। उसके बाद और कौन कौन प्रोफेसर नियुक्त हुए, और प्रोफेसर प्राइस के समय में कैसे हिंदुस्तानी विभाग का नाम ही हिंदी विभाग बदल दिया गया, वो तमाम पहलू वहाँ वैचारिक, क्योंकि इसका नाम ही है वैचारिक पृष्ठभूमि, वो जानना जरूरी है मित्रों। इसके बाद इसमें कुछ टॉपिक लगे हुए हैं जो हमको भारतीय इतिहास और पॉलिटिकल साइंस की भ्रांति कराते हैं। बिल्कुल हिंदी असल में केवल हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदी में समाजशास्त्र भी है, दर्शन शास्त्र भी है, इतिहास भी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक फिलॉसफर विषय है। इसमें हमको इनका अध्ययन करना पड़ता है। गांधीवादी दर्शन क्या कहता है, उसके बिल्कुल अपोजिट है मार्क्सवाद की संकल्पनाएं क्या हैं, अंबेडकर दर्शन की अभिव्यक्ति क्या है, लोहिया क्या कहता है। राम मनोहर लोहिया ने मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच का रास्ता, इन दोनों के अच्छे तत्वों को लेकर के जो है निकालने का प्रयास किया। लोहियावाद क्या है, तो इन सब अवधारणाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कथन कारण वाले सवाल बनते हैं। मनोविश्लेषणवाद क्या है, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद और अस्मिता मूलक विमर्श से भी रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं, संकल्पनाएं पूछी जाती हैं। और ये काफ़ी फिलोसफर यूनिट है, लेकिन यहाँ से भी सवाल परीक्षा में 5 से 7 के बीच में मिलते हैं। इस प्रकार मैंने आपको कहा कि जो ये प्रारंभिक 4 इकाई हैं, इन 4 इकाई से आपका नेट जीआरएफ का 80% पेपर तय होता है। शेष में जो गद्य पद की रचनाएं लगी हुई हैं, वो सब आपकी 20% यानी कि 100 में से 20 क्वेश्चन को कवर करते हैं मित्रों। लेकिन एक एक प्रश्न की इसमें अहमियत होती है। ये ऐसा पेपर नहीं है कि 10 साल बाद निकल रहा है। अच्छे तैयारी कर लें, हर 6 महीने में एग्जाम होता है। अभी 5 अक्टूबर को नेट जीआरएफ का एग्जाम शुरू हो जाएगा। उसके बाद बहुत जल्दी दिसंबर जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होना है, क्योंकि पिछली बार समय पर नहीं हो पाया था, उसका अक्टूबर में हो रहा है। दिसंबर वाला फॉर्म तो भी निकलने वाला है। तो मित्रों इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि एक साल में 2 बार नेट जीआरएफ लगातार कंडक्ट होता है। अब 6 महीने में पेपर और तैयारी के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 महीने इसके लिए बहुत पर्याप्त है। तो इस बीच में 4 महीने अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करें और फिर उसका रिवीजन करें, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उसी में आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो ये है इकाई 4। और इसके बाद अगला देखिए इकाई 5। अब यहां से टेक्स्ट शुरू होता है। टेक्स्ट का मतलब पाठ शुरू होता है, और इस पाठ में कबीरदास के पद, मीरा, तुलसी, आधुनिक काल में राम की शक्ति पूजा, प्रसाद, निराला, इन सब की कविताएं इसमें शामिल है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, और इन कविताओं का विश्लेषण। अब यहाँ सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आती है नेट जीआरएफ में, वो ये आती है कि इस कविता से लगभग 4 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं इस यूनिट से। लेकिन ये अकेली यूनिट इतना टाइम खा जाती है, लगभग आप मान के चलो कि 125 घंटे की एक यूनिट है ये। 125 घंटे चाहिए, 120-25 घंटे चाहिए कम से कम इस यूनिट को डिस्कस करने में। और जितना आप इसको डिस्कस करते हो उतना ही समय से सभी यूनिट को तैयार करने में लगता है, क्योंकि वहां केवल मूल संवेदना और पात्र योजना और चर्चित कथन, उस पर ही विशेष फोकस रहता है। तो इस यूनिट को पढ़ा जाए इससे पहले तो आप गद्य की यूनिट को तैयार कर लो, क्योंकि 16 क्वेश्चन शेष पूरी यूनिट में से आ रहे हैं लगभग, और मात्र 4 क्वेश्चन इस कविता वाली यूनिट से आ रहे हैं। इसका मतलब, और टाइम बराबर लग रहा है, चाहे अकेली इसको पढ़ लो या शेष सभी यूनिट को पढ़ लो। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, उन 5 यूनिट को पढ़ने में उतना ही समय लग रहा है जितना कि अकेली इस एक यूनिट को पढ़ने में लग रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस यूनिट को मत पढ़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि नेट जीआरएफ में भले ही यहां से 4 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, लेकिन यदि आपने इस यूनिट को यहां अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको कभी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या केवीएस, एनवीएस, इन किसी भी भर्ती परीक्षा की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही वो समुद्र है, यहीं से उठा उठा के रचनाओं को फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित करते हैं। और मित्रों, हम तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, और यदि हमने हिंदी की इन महान कविताओं का अध्ययन नहीं किया, इनको समझा ही नहीं, तो फिर हिंदी में हम अपने आप को जिएंगे कैसे?
इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक यूनिट महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि यदि आपको समय अभाव लग रहा है तो आप पहले उन यूनिटों को क्लियर कर लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ रेनेसा क्लासेज ऑनलाइन ऐप पर नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है। उस नेट जेआरएफ के बैच में मैंने इकाई 1 करा दी है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इकाई 2 भी हमने पढ़ ली है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य पद्य वाला। और उसके बाद इकाई 3 को भी हमने पढ़ लिया है, वो है भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र और जो विशिष्ट अवधारणाएं लगी हुई हैं वो। अब इकाई 4 वो आज कंप्लीट हो जाएगी, उसमें 2-3 टॉपिक शेष हैं, जैसे कि अस्तित्ववाद पूरा हमने वैचारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया है। अब उसमें अस्तित्ववाद है एक टॉपिक, अस्मिता मूलक विमर्श, वो सब पहलू आज क्लियर हो जाएंगे। इस प्रकार हमने इकाई 4 तक अध्ययन कर लिया है। अब हम भी क्या कर रहे हैं कि इकाई 5 को थोड़ा ब्रेक कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना टाइम लगेगा शेष यूनिट में लगेगा। इसलिए हम इस यूनिट को थोड़े समय के लिए रोक लेते हैं और अगली यूनिट जो उपन्यास, कहानी, निबंध और कुछ चर्चित आत्मकथाएं, रेखाचित्र, रिपोर्टाज से जो लगी हुई है, पहले हम उसका अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे इकाई 5 यानी हिंदी कविता का। इसी प्रकार से आप भी अपनी रणनीति बना सकते हो, क्योंकि अध्यापक ही रणनीति नहीं बनाता, विद्यार्थी भी रणनीति बनाते हैं। तो जो विशेष महत्वपूर्ण है वहाँ फोकस करो, क्योंकि ये जो गद्य की रचनाएं हैं वो चाहे संख्या में आपको बहुत लगे, लेकिन वहाँ से बस केवल आपको मूल संवेदना, वो रचना कहाँ किस पत्रिका में छपती है, उस रचनाकार की और जो विशिष्ट रचना धर्मिता है उसको तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ गए हो। मुक्तिबोध की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप ले चुके हो। अब तो केवल कविता पढ़ रही है, उनकी अंधेरे में भ्रम राक्षस जो निर्धारित लगी हुई है। इस प्रकार रचनाकारों की जानकारी तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में अच्छे से ले ही चुके हैं। तो मित्रों ध्यान रहे कि हिंदी कविता और ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसलिए इस पर थोड़ी सावधानी से आप आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगली इकाई है, इकाई 6, जिसको हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं, वो है हिंदी उपन्यास। कुछ निर्धारित इसमें उपन्यास लगे हुए हैं, जैसे कि देवरानी जेठानी की कहानी है, उपन्यासों में तमाश, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन्य, अपना, मानस का हंस, झूठा सच, मेला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, गोदान, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी। अब यहाँ विद्यार्थी सोचता है कि अरे यार क्या इन सब उपन्यासों को, रचनाओं को पढ़ेंगे। मित्रों देखो, हिंदी के विद्यार्थी हो तो पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। जब भी आप समय, फुर्सत समय में रहे तो ये जो निर्धारित उपन्यास हैं इनको, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है ये। अभी फिलहाल समय कम है, इसलिए आप केवल मूल संवेदना पे आ जाइए और चर्चित पात्र योजना का ही आप अध्ययन कीजिए। पूछ लेंगे कि लाला मदन मोहन किस उपन्यास के पात्र हैं, परीक्षा गुरु के। एक बार नेट में क्वेश्चन आया कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है, गोपाल राय ने, जो कि हिंदी उपन्यास विश्वकोश के संपादक है, हिंदी उपन्यास के संपादक है विश्वकोश के। तो मित्रों ये अब एक बार नेट में क्वेश्चन आया कि कौन सा उपन्यास है जो बनिया समाज की विस्तार से अभिव्यक्ति करता है, देवरानी जेठानी की कहानी। कौन सा उपन्यास है जो प्रेम की अद्भुत गूढ़ व्यंजना के साथ ही नारी महत्व को उजागर करता है, बाण भट्ट की आत्मकथा। औपनिवेशिक भारत की कृषक जीवन की त्रासदी को उभारने वाला उपन्यास है गोदान। अब इनकी पात्र योजना और उसकी मूल संवेदना, जैसे गोदान की मूल संवेदना क्या है, उस पर जो डिबेट हुई है कि ऋण का शोषण है क्या, जैसे रामविलास शर्मा कहते हैं, महेंद्र भटनागर कहते हैं, या जैसे कि वीर भरत तलवार कहते हैं कि धर्म और संस्कृति का शोषण उसे महत्वपूर्ण है क्या। तो इस प्रकार की जो उसकी मूल समस्या से जुड़े हुए डिस्कस करने वाले आलोचकीय बिंदु हैं उनका आप अध्ययन करेंगे। पात्र योजना से आपका विशेष परिचय होना चाहिए। जैसे एक बार सवाल आया नेट जेआरएफ में कि दलितों के जीवन को आधार बनाकर उनकी आर्थिक दुरावस्था का चित्रण करने वाला हिंदी का पहला महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है, जगदीश चंद्र माथुर का है, धरती धन्य अपना। इसका एक पात्र है कालीचरण, काली काली के नाम पे संबोधन मिलता है, उसको पूछा हुआ है। वैसे तो मेला आंचल का भी एक कालीचरण चर्चित पात्र है। अब मेला आंचल में कई टोले बने हुए हैं, कहीं कायस्थ टोला है, कहीं जादव टोला है।
इन सब टोलेगिरी से सवाल आते हैं। तहसीलदार का नाम, कमली, प्रशांत, नायक, नायिका, अंचल, आंचलिक उपन्यास क्या है, मैलांचल की कौन सी आंचलिक विशेषता नहीं है, इन पहलुओं पर। और इसको समझने के लिए बिल्कुल ये आवश्यक नहीं है कि आपने उस उपन्यास का अध्ययन ही किया हो, लेकिन ये जरूर है कि मैं आपको कहूँगा कि आप अध्ययन एग्जाम देने के बाद ही सही, लेकिन कर जरूर लेना फ्यूचर में, क्योंकि ये हिंदी के साथ नाइंसाफ़ी होगी और ये शॉर्टकट वाला रास्ता होगा कि आप जीआरएफ तो निकाल लोगे लेकिन समझ विकसित नहीं होगी। क्योंकि अब तमस उपन्यास की जो मूल समस्या है, सांप्रदायिक देश विभाजन की जो त्रासदी है, पूरी समस्याओं को डिस्कस तो हम बहुत आसानी से करके आपको समझा देंगे, लेकिन जब तक उस उपन्यास में डूबकर उसको पहचान ना लें तब तक क्या मजा। हाँ, लेकिन जेआरएफ निकालने के लिए जितना आपको पढ़ाया जाए उतना काफ़ी है। शेष चीज़ों को आप स्वयं जब भी समय मिलेगा तो उनको आपको स्वयं पढ़ना होगा। तो ये जो भी निर्धारित उपन्यास है, इन सब का हम विश्लेषण करेंगे। कल की क्लास से प्रारंभ कर देंगे। एक एक उपन्यास में कौन कौन सी समस्या है, क्या उसकी विशेषता है, कौन सी पात्र योजना है, और कोई चर्चित कथन परीक्षा में आने के लायक, जैसे कि वो कथन बार बार आता रहता है, अमृत के पुत्रों मृत्यु का भय माया है, किसने कहा, महामाया ने कहा। एक कथन आता रहता है बाण भट्ट की आत्मकथा से कि नारी की मुक्ति और सार्थकता वाला, कि पुरुष को बांधना वो तो नारी की सफलता है और उसको मुक्त कर देना नारी की सार्थकता है। वो वाले पहलू प्रसंग आते रहते हैं। तो ये यूनिट जो इकाई 6 है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन पात्र योजना और केंद्रीय संवेदना से जुड़े हुए होते हैं। यह है इसकी इकाई 6। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इकाई 7 में जो हिंदी कहानी है, उसमें प्रमुख कहानियों को यहाँ शामिल किया गया है, जैसे कि आकाशदीप, उसने कहा था, कानों में कंगना, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राही, एक टोकरी भर मिट्टी, दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, गैंग्रीन, कौसी का घटवार, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, पिता, राजा निर्बंसिया, परिंदे, इंस्पेक्टर, माता दी चांद पर। मित्रों, ये हिंदी की अमर कहानियाँ हैं और यहाँ से इनका प्रस्तुतिकरण का तरीका, उसकी मूल समस्या, जैसे कि एक बार सवाल आया नेट जेआरएफ में कि बंदी क्या है, मुक्त होना चाहते हो, नहीं अभी नहीं, सोने दो। किस हिंदी कहानी का प्रारंभिक वाक्य है आकाशदीप, जो बुद्धगुप्त और चंपा की एक प्रणय कहानी के साथ ही किस प्रकार के हृदय के अंतर द्वंद्व को वहाँ दिखाया गया है। मित्रों, यहाँ से आप देख रहे हैं कि उत्कृष्ट एक से बढ़कर एक प्रेम कहानी, जैसे कि तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, कौसी का घटवार, और देश विभाजन की सांप्रदायिकता पर देखें तो कि ये सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया है, ये सब देश विभाजन की त्रासदी पर कहानी है। पिता, मानवीय संबंधों में आ रहे बदलाव। तो विभिन्न प्रकार आप देखेंगे, अधिकांश कहानियाँ तो नई कहानी आंदोलन के दौर की लगी हुई हैं। इन कहानियों की मूल संकल्पना, इन कहानीकारों ने और कौन कौन सी चर्चित कहानी और कहानी संग्रह लिखे हैं, ये तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके होते हैं। तो ये वाला पहलू है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है इकाई 7 हिंदी कहानी को समर्पित। अब वैसे तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ा, प्रत्येक कालखंड की विशेषताएं पढ़ी कि पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की क्या विशेषता है, प्रेमचंद युगीन कहानी की क्या विशेषता है, प्रेमचंदोत्तर कहानी किन संदर्भों को लेकर के आई, कहाँ कहानी में बदलाव दिखता है, और नई कहानी आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं, साठोत्तरी और समकालीन कहानी तो विस्तार से हमने अध्ययन किया। लेकिन यहाँ का मूल फोकस केवल और केवल इन कहानियों से है। जैसे कि भावदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें, इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है। तो अब इन कहानियों के अंदर से ही सवाल, अब जैसे दुलाई वाली है जो बंग महिला है, अब बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। अब राजेंद्र बाला घोष हिंदी में तो बंग महिला के नाम से लिखती थी और वो बंगाल में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी कहानियाँ। तो इन सब पहलुओं की जानकारी उसने कहा था। इसकी पात्र योजना और डायलॉग्स से खूब सवाल आते रहते हैं। तो यहाँ से आप मान के चले कि इस कहानी के यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन वो पूछता ही है। इस इकाई से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इस इकाई से आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। लेकिन मित्रों, एक एक क्वेश्चन कोहिनूर हीरा से कम नहीं होता। हमारा एक भी सवाल गलत नहीं जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से चलो कुछ मानिए भूलवश आपने 5-7 क्वेश्चन, 5-7 छोड़ो 10 क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाए, 90 बना लो, इधर आप जेआरएफ को टॉप कर जाओगे। वैसे तो 80 क्वेश्चन सही बनाने पर भी आपका जेआरएफ टॉप हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ये यूनिट है इकाई 7 हिंदी कहानी।
और इसके पश्चात इकाई 8 में बड़े ही महत्वपूर्ण हिंदी नाटक सेलेक्टेड है। और मित्रों यही फिर यूपीएससी के मेन सिलेबस में आप देखेंगे या आप कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में इन्हीं नाटकों का अध्ययन करते हैं घुमा फिरा करके। तो आंधी नगरी, भारत, दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो देखो भारतेंद्र प्रसाद के लगभग नाटक हैं। अंधा युग, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और, द्रोणाचार्य, अंजू दीदी और महाभोज। महाभोज तो बेसिकली आपको पता है कि मन्नू भंडारी का एक राजनीतिक उपन्यास है, लेकिन इसका नाट्य रूपांतरण भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो यहाँ नाटकीय रूपांतरण को लगा रखा है। तो यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो पात्र योजना है, प्रसाद के नाटकों में आए गीत हैं, कौन गा रहा है, अंधेरी नगरी, भारत, दुर्दशा के संदर्भ में, और प्रसाद के नाटकों का कालक्रम, या कहे भारत हिंदू के कौन से मौलिक आंधित नाटक वगैरह वगैरह, इन सब पहलुओं से क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आते ही हैं। इकाई 8 नाटक से समर्पित है और इकाई 9 का संबंध है हिंदी निबंध से। निर्धारित निबंधकार लगे हुए हैं आपके भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय, विवेकी राय और नामवर सिंह। इनके जो निर्धारित निबंध लगे हुए हैं उनका अध्ययन करना, उनकी मूल विशेषताओं को उद्घाटित करना, संबंधित निबंधकार की कौन कौन सी विशेषताएं दिखलाई दे रही हैं, वो किस श्रेणी का है, व्यंग प्रधान श्रेणी का है या कि वो आंचलिक श्रेणी का निबंधकार है, या कि कहें कि वो ललित निबंधकार है, किस विचारधारा का वो निबंधकार है, इन सब पहलुओं से भी हमको जानकारी रखनी है। और इसके पश्चात जो इकाई 10 आप देख रहे हैं, इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं ये लगी हुई हैं। अब जैसे कि माटे की मूर्ति, ठकुरी बाबा, मुरधैया, प्रेमचंद घर में, तो कोई आत्मकथा है, कोई जीवनी है। एक कहानी यह भी आवारा मसीहा जीवनी है, वो आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का एक खंड है, आप उधरी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, भूलाराम का जीव एक बड़ा व्यंग है, हरिशंकर परसाई का। ऐसे ही जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर का, एक लेखक की डायरी, ये थोड़ा इसमें नेट के सिलेबस में मिस्टेक है, ये मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी है जो कि एक निबंध है असल में, हाँ निबंध संग्रह है। और मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन का सुप्रसिद्ध यात्रा व्रत है, और अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे का यात्रा व्रत। इस प्रकार इस यूनिट में आप देख रहे हैं, इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य की विधाओं में जैसे कि यात्रा व्रत भी इसमें आ रहा है। तो मित्रों ये है आपकी इकाई 10 और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको कहा कि प्रारंभिक 4 इकाइयों से आपका 80% पेपर निर्मित होगा, शेष 6 इकाइयों से आपका 20% पेपर निर्मित होगा। लेकिन प्रत्येक इकाई का अपना विशेष महत्व है। चाहे कविता हो तो उसका भाव सौंदर्यपरक विश्लेषण आपको आना ही चाहिए। और यदि कोई रचना गद्य लगी हुई है, गद्य की रचना चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो, आत्मकथा हो या जीवनी हो, उसकी मूल समस्या किस पर लिखी गई रचना है, उसकी मूल केंद्रीय समस्या कौन सी उजागर आ रही है, पात्र योजना कौन है, और कोई बहुत चर्चित उसमें संवाद आ रहा है तो संवाद को पात्र के नाम से जोड़कर पूछते हैं। जैसे अंधा युग से एक बार नेट क्वेश्चन में सवाल आया कि मर्यादाएं मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादाएं कुचले हुए अजगर सी, समस्त कौरव नगरी को गुंजलिका में लपेट सूखी लकड़ी सा कड़ाक सा तोड़ डालेगी। ये कथन किसका था? विदुर का राजसभा में। ये बात पहले कृष्ण कह गए थे, लेकिन ये बात यहाँ विदुर के माध्यम से आ रही है तो उसका उत्तर था विदुर। इस प्रकार बहुत चर्चित डायलॉग, अब कैसे मालूम चले कि चर्चित डायलॉग कौन सा है? तो मित्रों वो बताना आपको अध्यापक का काम है। अध्यापक उस संवेदना को पकड़ता है और आपको बतलाता है कि भाई ये डायलॉग आप थोड़ा याद रखना। तो ये है आपका नेट जेआरएफ का सिलेबस। मित्रों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 5 साल की तो ये नौकरी है और वो भी घर बैठे कहीं जाना नहीं पड़ता है, बस अपने चैप्टर लिख दो, थीसिस वगैरह में काम 5 साल तक बच्चे लोग करते रहते हैं। और इस 5 साल के इस पैसों को उठा करके आप बहुत अच्छे प्रोफेसर इस बीच में बन जाते हैं, कहीं भी अच्छी नौकरी लग जाती है। वैसे जेआरएफ एक मीठा जहर भी है। एक बार जेआरएफ निकाल लिया फिर पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं रहा, लैपटॉप ले लिया, घुमा फिरा दिया कुछ लोगों को, बाइक ले ली और उसी में 5 साल निकाल दिए, तो उसकी ऐसी दुर्गति भी होती है कि पैसे खर्च करने की आदत हो जाती है, लेकिन अब पैसे नहीं है। ये जेआरएफ निकालना आपकी प्राथमिक शर्त है, तो आपकी द्वितीय शर्त होनी चाहिए कि अब हमको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है।
तो मित्रों इसके लिए और कुछ नहीं करना, बस इन्हीं रचनाओं में डूबा रहना है, क्योंकि यही सब, जैसे कृष्ण जी ने कहा कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। मित्रों नेट जेआरएफ का सिलेबस यही है कि सब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सब यहीं से अपना सिलेबस का निर्धारण करती हैं। ये अपने आप में समुद्र है, बाकी नौकरियों का तो आप ये कह दो कि वो तो झील है। कई बार मुझसे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप जिस संस्था में मार्गदर्शक हैं उस संस्था की फीस कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भी उतनी है जितनी कि नेट जेआरएफ की है, जबकि वो तो सहायक प्रोफेसर की फीस तो ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी कम होनी चाहिए। मित्रों असल में सहायक प्रोफेसर की तो कोर्स ही कितना सा है, 3 पन्ने का, और ये है 8 पन्ने का। इससे बड़ा तो कोई सिलेबस है ही नहीं। पूरे भारतवर्ष में हिंदी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा यदि कोई पाठ्यक्रम है तो वो है नेट जेआरएफ का। तो मित्रों ये आपकी संकल्पना होगी, ये आपका सिलेबस था, ये आपके पढ़ने की रणनीति होगी, और इसके पश्चात आप अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो तो निर्धारित समय पर करेंगे ही। बस मैं एक बात जो बार बार अपने विद्यार्थियों को संबोधित करता हूँ, अपने में हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि अरे यार इतना बड़ा सिलेबस है तो हमारा ही जेआरएफ क्यों होगा। मित्रों अनासक्त होने की आवश्यकता होती है और विषय की गहराई में डूब जाने की। जैसे कि एक याचक पात्र है अंधायुग का जो धृतराष्ट्र से कहता है कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं है पूर्व निर्धारित, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता है, मिटाता है। तो मित्रों ये तो मानव का निर्णय है। सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूँ, बहुत आसानी से मैं ये कर सकती हूँ, और फिर उसके अनुरूप आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन की प्रक्रिया में बोरियत महसूस मत कीजिए बल्कि आनंद लीजिए, क्योंकि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। उत्साह आप में होगा तो आप कष्ट भी पा रहे होंगे, लाइट नहीं है लेकिन आप पढ़ रहे हो, आपके पसीने छूट रहे लेकिन आप पढ़ रहे हो, लोग आपको ताना मार रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन आप पढ़ रहे हो। अनासक्त हो गए आप, कोई क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। भौतिक सुविधाओं से दूरी बना करके विषय में डूब जाओगे, ये अनासक्त और योगी होने की सबसे बड़ी पहचान। और भौतिक इसलिए कह रहा हूं, भौतिक सुखों से दूरी कि ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, मित्रों इनकी आवश्यकता कहाँ होती है। अब आप कहोगे कि सर अब तो हम ऑनलाइन क्लास तो आपकी मोबाइल पे ले रहे हैं, वो एक मजबूरी की आवश्यकता पड़ गई। अब तो सिस्टम ही ऑनलाइन चल गया, अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, चैटिंग, इनकी कहाँ आवश्यकता है। कितना टाइम हम इसमें नष्ट कर देते हैं, हर एक घंटे में देखते हैं किसी ने कोई कमेंट किया क्या किया, वो हमारा एक फालतू का नशा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आत्मविश्वास, सच्चा उत्साह, आपकी मेहनत ही आपका परिणाम देगी, बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र है। तो मित्रों इस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे, ये है आपकी रणनीति। मैं डॉक्टर यश चौधरी, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।